नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। और अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियम कानून की जानकारी देंगे, साथ में इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। उत्पाद कर अब जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। 2017 में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी ने कई राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया गया था। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स या जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर लागू हुआ। जीएसटी कराधान में समानता लाता है और इसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। अप्रत्यक्ष करों एक ऐसा कर जो आय या मुनाफे के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया हो। जीएसटी के इन दोनों मुख्य भागों को विभाजित है, जिनमें एक है सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और दूसरा एसजीएसटी राज्य वस्तु एवं सेवा कर जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सहज भाषा में जीएसटी को दो मुख्य स्तर पर लागू किया गया, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। विस्तृत रूप से जीएसटी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जीएसटी लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर करों का व्यापक प्रभाव समाप्त हो गया। व्यापक कर प्रभाव का अर्थ है कर पर कर। ये तब होता है जब किसी उत्पाद को अंतिम ग्राहक को बेचने से पहले उसके उत्पादन के हर चरण में कर लगाया जाता है। हर स्तर पर पहले से ही कर लगाया उत्पाद पर एक नया कर लगाया जाता है तो इसका मूल्य बढ़ता रहता है और इसीलिए इसमें शामिल सभी कर के कारण अंतिम ग्राहक को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। उत्पाद के बिक्री कर और जीएसटी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो परमानंद जी आपको विषय से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो फोन करके राय ले सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। चलिए एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। जीएसटी से जुड़ी जानकारी अगर आप चाहते हैं और आप इस मुद्दे से जुड़ी हुई कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर कानूनी राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012061279370, 012061279338। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परमानंद जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि जीएसटी क्या है और ये क्यों लाया गया। देखिए, कर एक तरह से आप मान के चलिए कि कर का आतंक छाया हुआ था। जीएसटी के आने के पहले हर व्यापारी से लेकर के हर करदाता जो है वो आतंकित रहता था कि कौन सा कर किसके ऊपर लगा दिया जाए। ये एक जो टैक्स का आतंक, टैक्स टेरर जिसको कहते हैं जी, तो कर के आतंक को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। ये काफी सोच विचार के बाद इसको ले आया गया है और जैसा कि आपने बताया कि 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया है। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका नाम है, जो सामान है, जो वस्तु है और उसके उत्पादन पर ये जो सेवाएं दी जाती हैं, जो सेवा दी जाती है उस पर यह टैक्स लगता है। और ये एक इसका मूल सिद्धांत यह है कि 1 नेशन 1 टैक्स, यानी पूरे देश में एक टैक्स हो और एक राज्य एक देश है तो उसमें एक टैक्स भी लागू होना चाहिए। अभी तक क्या 2017 के पहले की स्थिति है कि आप हर राज्य को छोड़ दीजिए, हर जिले में अलग अलग टैक्स की व्यवस्था हो जाती थी कि वहां से सामान पहुंचता है। मान लीजिए दिल्ली से कोई सामान चलता है और वो दिल्ली से सामान चलते चलते बनारस पहुंचता है तो वह उत्तर प्रदेश क्रॉस करते थे, वो स्थिति ऐसी हो जाती थी, फिर वहां से बिहार जाता है तो उसका सामान में बढ़ोतरी हो जाती थी। कहते थे कि ये हमारे खर्च में शामिल हो गया और टैक्स बढ़ता चला जाता था। इसका परिणाम ये होता था कि जो अंत में आता था, जो अल्टीमेट बायर है, कंज्यूमर है, उसको टैक्स के बोझ से दब जाना पड़ता था। लेकिन इस व्यवस्था ने, जीएसटी का मूल उद्देश्य ये था कि 1 नेशन 1 टैक्स, जो टैक्स हमको आप मद्रास में देना पड़ता है वही टैक्स हमको कलकत्ता में, वही टैक्स हमको दिल्ली में, वही टैक्स बनारस में या लखनऊ में हमको देना पड़ेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं।
ये मेन मुख्य बात है इसका लेकर के। हालांकि थोड़े मोड़े परिवर्तन तो आ ही जाते हैं, थोड़े मोड़े परिवर्तन का उसके पीछे रीजन दिया गया है कि किन कारणों से उस पर दिया जाएगा। जैसे कि आपने अभी बात में कहा कि एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया, मुख्य रूप से 3 जीएसटी। तो अगर मान लीजिए कोई काजू की खरीदारी करता है केरल से, और वो केरल में काजू की खरीदारी करके बिहार, पटना या उत्तर प्रदेश में लेके आता है या दिल्ली में लेके आता है, तो वह वहां पर राज्य सरकार एक जीएसटी लगाती है। तो वो जीएसटी का उसका अपना वो अपने खर्च अपने राज्य में खत्म लगाती है। टैक्स का जो मिलता है उसका उपयोग वहीं पर करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल जीएसटी वहां पर लगता है, वो सेंट्रल जीएसटी का बंटवारा होता है और वो राज्यों को भी मिलता है और दूसरे जगहों पर मिलता है, क्योंकि उससे देश में विकास और प्रगति के मार्ग को और प्रशस्त किया जाता है और तेज किया जाता है। यही उद्देश्य है जीएसटी। जी बिल्कुल परमानंद जी, जिस हिसाब से आपने बताया कि 3 जीएसटी होती हैं, केंद्रीय जीएसटी, दूसरी राज्य जीएसटी और तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से भी जानना चाहेंगे, जिससे हमारे दर्शकों को पता चले कि आखिर इन जीएसटी का पूरा मतलब क्या है। साथ ही साथ जीएसटी जो उत्पादों पर लगती है, उससे जो आम जनता है उसे कैसे फायदा पहुंचता है? जीएसटी जो लगती है, ऐसा है कि आम जनता के उद्देश्य के लिए, अच्छी भलाई के लिए कहा गया है कि उसको तक ये बात ले आई जाए। सेंट्रल जीएसटी का तात्पर्य है कि ये एक जीएसटी का जो एक्ट है ना, ये फेडरल एक्ट है, माने ये एक संघीय कानून है। ये सेंट्रल पार्लियामेंट ने पास किया। और आपको मालूम हो कि जो धारा 254 है संविधान की, उस धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाएगा, वो राज्यों द्वारा पारित कानून को एक तरह से ढांक लेगा, वो कवर कर लेगा, उसपे फिर राज्यों का कानून वहां पर नहीं लागू होने पाएगा। इसी नाते ये जो सेंट्रल जीएसटी लगाई जाती है, सेंट्रल जीएसटी या सेंट्रल कानून जो बना हुआ है, वो उसने विभाजित कर दिया है कि किस ढंग से टैक्स वसूली की जाएगी और किस ढंग से वितरण किया जाएगा उसका। जो सेंट्रल टैक्स होगा वो राज्यों में भी विकसित की, लेकिन केवल उसी राज्य में नहीं, जिस राज्य से उसकी वसूली होती केवल उसी राज्य को वो नहीं दे दिया जाएगा, बल्कि पूरे देश में उसका खर्च होगा और पूरे देश में जो हमारे उद्देश्य बनाए गए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। लेकिन स्टेट जीएसटी का तात्पर्य है कि वह राज्य, जैसे मैंने कहा ना कि मान लीजिए गुजरात में आप कोई चीज ले रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी चीज की खरीदारी हो रही है, तो आप उसका वितरण के लिए गुड्स का हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा है, तो केंद्र सरकार उस पर 2.5% टैक्स लगाएगी और 2.5% टैक्स लगाने का अधिकार वो राज्य सरकार को होगा। राज्य सरकार जो टैक्स की वसूली करती है वो अपने विकासात्मक कार्यों के लिए खर्च करेगी और केंद्र सरकार वो पूरे देश के विकास कार्य के लिए खर्च करेगी। इसमें एक चीज और भी है कि आप इंटीग्रेटेड की जो बात कही गई ना, तो इंटीग्रेटेड की बात में यही रखा गया है कि इंटर स्टेट अगर मान लीजिए चल जाता है, तो राज्य सरकार वहां से कर रही है, केंद्र सरकार उसका किस ढंग से वितरण करेगी, वो इंटीग्रेटेड जीएसटी के तहत आता है कि किस ढंग से उसका वितरण किया जाएगा और कैसे उसको विकासात्मक कार्यों में लगाया जाएगा। ये इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में आता है और राज्य सरकार के टैक्स में से कोई हिस्सा उसमें नहीं लगता है। जी बिल्कुल परमानंद जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये बातें बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। परमानंद जी, जो जीएसटी है उसके आने से क्या लगता है आपको कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनकी मुसीबतें इससे बढ़ गई हैं या कम हुई हैं? देखिए वक्ता जी, आप एक सवाल ये अच्छा पूछ रही हैं, क्योंकि जब ये जीएसटी लागू हो रहा था तो आपने देखा होगा जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं कि इससे हमको बहुत परेशानी होती है। वस्तुस्थिति यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद तमाम कठिनाइयों से लोगों को मुक्त होना पड़ा है। तमाम तरह के सेल्स टैक्स देना पड़ता था, वैट के लिए देना पड़ता था और भी टैक्स देने पड़ते थे। कई 20 तरह के टैक्स लगाए जाते थे। उन टैक्सों से सारी चीजों को सब्स्यूम कर दिया गया, मैंने सारे टैक्सों को मिला करके एक जीएसटी को बनाया। लेकिन आप शुरू में ठीक कह रहे हैं कि शुरुआती दिनों में जैसे टीचिंग ट्रबल होता है,
जब बच्चे को दांत निकलने लगते हैं तो उसको तो परेशानी होती ही है। जी। तो इस नाते शुरुआती दिनों में ये एक तरह से टीथिंग ट्रबल हो रहा था, दांत निकलने वाली स्थिति आ रही थी, तो उसमें छोटे व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। वस्तुस्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखा कि छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा न हो, इसलिए उसमें एक समय वो दे दिया गया कि इतने तक अगर आपकी आमदनी होती है, इतना तक अगर बेचते हैं तो आपको टैक्स हर साल नहीं, हर महीने नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो हर महीने देना पड़ता है। टैक्स एक 10 तारीख तक आपको दे देना पड़ता है, किस तारीख तक आपको टैक्स देना। तो उसमें क्या होता था कि हर जो छोटा व्यापारी है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो इतना समझदार नहीं होता है। वो क्या कहता है कि अगर टैक्स की उसकी आमदनी हुई तो वो छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, इनके पास जाता है, तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है। शुरुआती दिनों में ये परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन बाद में इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस ढंग से संशोधन किए गए हैं कि छोटे व्यापारियों को कतई कोई परेशानी न होने पाए, और इस चीज का ध्यान रखा गया है कि उनकी परेशानियां कम हो जाए, कम से जितना कम हो सके उतना कम कर दिया जाए। और आज की स्थिति तो ये हो गई कि वो टीथिंग ट्रबल खत्म होने के बाद आज व्यापारी इस बात से खुश है कि हमको टैक्स दफ्तरों के, सेल्स टैक्स ऑफिस के, इनके उनके चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। इसके कारण और भी हम बता दें कि देखिए, साफ बात है, कहने में कोई संकोच नहीं है कि घूसखोरी चलती थी। छोटे छोटे अधिकारी, छोटे छोटे कर्मचारी जो होते थे सेल्स टैक्स ऑफिस के या इनकम टैक्स ऑफिस के, इनकम टैक्स में तो डायरेक्ट टैक्स में आ गया है, लेकिन और जगहों के लोग, कर्मचारी जो होते थे, वो जाते थे व्यापारियों से पैसा वसूलते थे, कहते थे ये दो नहीं तो तुम्हारी चालान कर दी जाएगी। अब उन सारी चीजों से उनको मुक्ति मिल चुकी है। मेरे समझ से, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि जीएसटी से तमाम छोटे व्यापारियों को लाभ हुआ है, ना कि कोई नुकसान। कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी, अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई समस्या है, या इससे जुड़ा हुआ कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ आप जुड़ सकते हैं और राय मशवरा कर सकते हैं, अपने सवालों का समाधान कर सकते हैं। परमानंद जी, बिक्री कर और वैट अलग अलग चुकाना होता है क्या जीएसटी के बाद भी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता को भी ये पता होना चाहिए कि अगर वो जीएसटी लग रही है तो उसके बाद कितने कर और ऊपर से लगते हैं जो उन्हें चुकाने होंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटी आने के बाद कोई कर नहीं देना पड़ता, और वैट भी नहीं देना पड़ता, और सेल्स टैक्स भी नहीं देना पड़ता। लेकिन वैट में कुछ चीजें कही गई हैं, वैल्यू एडेड टैक्स है एक तरह से, ये एक तरह से मूल्य संवर्धन के लिए करते हैं। तो कुछ चीजों में वैल्यू एडेड टैक्स होता है, लेकिन हर चीज में नहीं होता। सामान्य तौर पर ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके ही जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया गया। इस नाते ये कहना कि हमको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा या वैट देना पड़ेगा, तमाम सारी चीजों में वैट नहीं देना पड़ेगा। कुछ 2-4 चीजों में ऐसा है जिसमें वैट की बात कही गई है, अन्यथा कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जीएसटी ही फाइनल है, सारे टैक्स को मिला करके उसको एकीकृत किया गया है, और एकीकृत टैक्स ही देना पड़ता है, और कोई टैक्स नहीं। बिल्कुल परमानंद जी, जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि जीएसटी के आने के बाद कोई कर नहीं चुकाना होता है, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जीएसटी में सभी तरह की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर क्या समान होती है? जी, सभी, वो पहले भी हमने कहा इस चीज को कि वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई है, लेकिन हर चीज में ये नहीं है। कुछ चीजों में टैक्स के रेट ज्यादा है, कुछ चीजों में कम है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा लेना चाहता है तो उसमें टैक्स की दर जो है 5% है। कुछ चीजों में ऐसा है कि टैक्स की दर ही नहीं रखी गई है, टैक्स रखा नहीं गया। कुछ चीजों में जैसे सोप है, जैसे कॉस्मेटिक के सामान रखे गए हैं, तो उसमें टैक्स की दर रखी गई है 18% 14%, जो अभी तक की स्थिति ये आ गई है कि सबसे ज्यादा टैक्स का दर जो है कॉस्मेटिक की चीजों में दी जाती है, जिसमें लोग जो लग्जरी की चीजें हैं उसमें खर्च करते हैं। या विदेश से कुछ एफएमसीजी फॉरेन के जो गुड्स आते हैं उन पर बहुत सारे टैक्स रखे गए हैं जो हाई रेट पर रखे गए हैं। अन्यथा छोटी छोटी चीजों पर, जीवन में या जीवन में हर समय रोजाना के काम आने वाली चीजों पर कोई टैक्स नहीं रखा गया है। 0% से टैक्स रखा गया है, 0 से 2%, 5%, 7%, 8% और लेकर के ज्यादा से ज्यादा टैक्स की दर केवल 18% रखी गई है। इस नाते ये कहना कि हर चीज पर अलग अलग टैक्स रखा गया है, ये बात नहीं है।
बात यह है कि कुछ चीजों पर टैक्स तो एकदम नहीं रखा गया है, कुछ चीजों पर टैक्स रखा गया है। और वह किन किन चीजों पर रखा गया है, जैसे कॉस्मेटिक की चीजें हैं, जैसे सामान की चीजें हैं, जैसे लग्जरी की चीजें हैं, उन पर टैक्स ज्यादा रखा गया है। गाड़ियों पर भी, जैसे कार है आपके पास रखी गई है, तो कार में हर तरह की कार है। मान लीजिए कोई आदमी बहुत ऊंची किस्म की लग्जरी कार खरीदता है तो उस पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा और कम देना पड़ेगा। ये तो टैक्स की बात है। इस नाते ये है केवल कि टैक्स एक समान होगा ये बात नहीं है कि कार लेने वाले पर भी वही टैक्स होगा और कपड़ा लेने वाले पर भी वही टैक्स होगा, ऐसी चीजें नहीं है। हर टैक्स का अलग अलग निर्धारण है, लेकिन वह इस बात पर निश्चित किया जाता है कि किसकी आवश्यकता ज्यादा है और किसकी आवश्यकता कम है, कौन ज्यादा उसको खर्च कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसकी आय अधिक है और किसकी आय कम है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जी परमानंद जी, जीएसटी भरने की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हर माह की बिक्री का रिटर्न भरने की क्या कोई तारीख तय होती है? जी, इसकी भरने की तारीख तय होती है 10, हर महीने की 10 तारीख को दिया जाना। ये एक तरह का, अगर मान लीजिए नहीं देते हैं कोई तो उस पर फाइन भी लगता है। उसका एक समय के बाद उस पर टैक्स का, और 6 महीने तक अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया है, अगर इस दिन से जो टैक्स की लिमिट में आते हैं 6 महीने तक नहीं दिया है तो उसका ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है और उस रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए फिर उसको जाना पड़ेगा और कारण देना पड़ेगा कि क्यों नहीं आप टैक्स 6 महीने तक दिए हैं। तो इस तरह से एक तरह से उसको हर महीने टैक्स का एक भरना पड़ता है। अब तो ऑनलाइन सुविधा उत्पन्न हो गई है, किसी भी जगह पर जाएं, कंप्यूटर के जो केंद्र बने हुए हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस टैक्स को आपको दे देते हैं और उसमें लिमिट होती है कि कितने लिमिट तक की है। अगर 5 लाख की लिमिट से कम की स्थिति है तो शायद टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा और 5 लाख से ऊपर की लिमिट है तो देना पड़ेगा। 1 करोड़ 2 करोड़ की लिमिट के बाद की स्थिति आती है, बाकी के बाद की स्थिति जब आती है तब वो उसके लिए लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट और लोगों को रखते हैं। अन्यथा छोटे मोटे काम से जनसेवा केंद्र पर जाकर के इस चीज को कराया जा सकता है और ऑनलाइन भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, बिल ऑफ सप्लाई क्या है, कौन इसे जारी करता है? देखिए, बिल ऑफ सप्लाई, ये आपने अच्छा सवाल उठाया कि बिल ऑफ सप्लाई जो होता है ये दो लोग होते हैं, एक बायर एक परचेजर, यानी एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। तो जो एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है, तो बिल ऑफ सप्लाई जो होता है वो कौन देता है? वो देता है जो ये बायर है। वो बायर जो है वो एक बिल ऑफ सप्लाई की देता है, क्योंकि बायर की स्थिति आती है उसके पास से ही हमको देना पड़ता है और परचेजर के पास से वो परचेजर उसको इनवाइस देता है, कहता है ये दीजिए कि आप हमको इतनी चीज का सामान देंगे। तो बिल ऑफ सप्लाई वही कराता है जो ये बायर होता है। बायर यानी परचेजर जो होता है वही उस चीज को देता है और ये नहीं देता है कि जो आदमी सेल कर रहा है वो नहीं, सेलर नहीं देता है, बल्कि बायर ही उसको बिल ऑफ सप्लाई को देता है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, जीएसटी से जुड़ी आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। जहां तक है जीएसटी की कई ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे दर्शकों को शायद नहीं पता थी, लेकिन आपने बहुत ही कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में, क्लियर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।